नमस्कार। क्या बोलती दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। भारत और नेपाल के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। नेपाल बार बार यह दावा करता रहा कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख उसकी सीमा में आते हैं, जबकि ये भारतीय इलाके हैं। अब संसद में नेपाल का नया नक्शा पेश कर दिया गया। कुल मिलाकर नेपाल भारत की सुनने को तैयार नहीं और ऐसा माना जा रहा है कि चीन के प्रभाव में आकर ही नेपाल ने नया नक्शा तैयार किया है। एक रिपोर्ट देखिए। नहीं सुधर रहा पड़ोसी देश नेपाल। भारत की आपत्ति के बाद भी नहीं माना नेपाल। नेपाल की संसद में विवादित नक्शे संबंधी बिल पेश। मैप में भारत के भी 3 हिस्से शामिल। उत्तराखंड के 3 इलाकों पर दावे को लेकर भारत और नेपाल के बीच तल्खियां और बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल की सरकार ने 3 भारतीय हिस्सों को अपना बताकर संशोधन बिल को नेपाली संसद में पेश कर दिया। इससे पहले प्रस्ताव पर बीते दिनों नेपाल की सरकार ने कदम को पीछे खींच लिया था। दरअसल नेपाल ने उत्तराखंड में भारतीय क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर दावा करते हुए अपने देश में इसे जोड़कर नया नक्शा जारी कर दिया था। अब इसे संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए संसद में पेश कर दिया गया। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी। नेपाली संसद में इस बिल को वहां के कानून मंत्री शिवमाया तुभांगफे ने पेश किया। नेपाल का नक्शा जारी होने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल को भारतीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के लिए कहा था। नेपाली कांग्रेस नए नक्शे को अपडेट करने के लिए संविधान संशोधन का समर्थन कर रही है। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी के विवादित क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल करने को लेकर वहां के प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा था कि हम 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रे तक बनाई गई 80 किलोमीटर की लिंक रोड भी विवाद का विषय बन गई। इसे लेकर नेपाल में नाराजगी है। भारत जहां इस इलाके पर अपना दावा करता रहा, तो वहीं नेपाल ने इसे अपना बता दिया। भारत के लिए महत्वपूर्ण लिपुलेख। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों को 80 किलोमीटर की यह सड़क बनने के बाद लंबे रास्ते की कठिनाई से राहत मिलेगी और गाड़ियां चीन के सीमा तक जा सकेंगी। धारचूला लिपुलेख रोड पिथौरागढ़ तवाघाट घाटिया बागड़ रूट का विस्तार है। ये सड़क घाटिया बागड़ से शुरू होकर लिपुलेख दर्रे पर खत्म होती है, जो कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार है। दूसरी ओर दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आने से नेपाल के नागरिक भी खुश नहीं हैं। दोनों देशों में रोटी बेटी का नाता होने की वजह से नेपाल के लोग भी भारत से अपने संबंधों को खराब नहीं होने देना चाहते। रिश्ते के साथ ही दोनों देशों के लोग कारोबार के लिए भी बेरोक-टोक एक दूसरे के क्षेत्र में आते जाते हैं। बीते दिनों इस नक्शे वाले मुद्दे पर नेपाल के अंदर ही विरोध होने पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए प्रधानमंत्री केपी ओली ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी दल के नेताओं ने भारत के साथ बातचीत कर मसले को सुलझाने पर जोर दिया था। बहरहाल दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर अब भारत की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। उधर दिल्ली सरकार का कहना है कि उसके पास कर्मचारियों के लिए सैलरी के लिए पैसे नहीं है और ऐसे में कोरोना वायरस काल में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी
और इस पर विपक्षी नेताओं ने घेरते हुए कहा कि पैसे तो विज्ञापनों पर खर्च कर दिया गया और अब स्टाफ सैलरी के लिए केंद्र से मदद मांगने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन से दिल्ली का खजाना खाली, कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं। दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगे 5,000 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार को नहीं मिला है आपदा प्रबंधन का पैसा। कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही दिल्ली की सरकार के सामने अपने कर्मचारियों को वेतन देने का संकट आ चुका है। दरअसल दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की सहायता तत्काल देने की मांग की, जिससे कि कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। हमने सारा रिव्यू किया है दिल्ली के सरकार के रेवेन्यू का और दिल्ली के जितने मिनिमम खर्चे हैं उनको चलाने के लिए। तो अभी ये समझ में आया कि दिल्ली सरकार को लगभग केवल सैलरी देने के लिए और ऑफिस के ज़रूरी खर्च उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने की ज़रूरत है, जबकि पिछले 2 महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो टैक्सेस का कलेक्शन है, वो करीब 500 करोड़ रुपए 2 महीने है। बाकी और सोर्सेज से भी मिला के दिल्ली सरकार के पास में अभी तक कुल मिला के 1,700 करोड़ रुपए आए हैं, 1,735 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि ज़रूरत है 2 महीने के अंदर देखें तो 7,000 करोड़ रुपए की। तो इस वक्त दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट ये भी है कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे दी जाए। वैसे में मैंने केंद्र सरकार से तुरंत राहत के तौर पे दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके इसके लिए, और दिल्ली के और बाकी ज़रूरी काम तुरंत ऑफिस के चलाए जा सकें, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वो दिल्ली सरकार के लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दें, क्योंकि उन्होंने आपदा राहत कोष में से जो राज्यों को पैसा दिया है वो पैसा दिल्ली सरकार को नहीं मिला है। उसकी वजह से दिल्ली में फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और दिल्ली के पास भी टैक्सेस नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार से अदरवाइज़ भी कोई सहायता नहीं मिलती है दिल्ली सरकार को। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि लॉकडाउन की वजह से जो अभी आर्थिक परेशानी दिल्ली सरकार के रेवेन्यूज़ पे आई है उसको मीट करने के लिए, ताकि दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को, अपने टीचर्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपने इंजीनियर्स को, अपने बाकी कर्मचारियों को, सिविल डिफेंस के लोगों को, जो लोग भी इस वक्त कोरोना संकट पर काम कर रहे हैं, उन सबको तनख्वाह दे सके। इसके लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है दिल्ली सरकार को। तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वित्त मंत्री को पत्र लिखकर सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की है, जिससे दिल्ली सरकार अपने डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को वेतन दे सके। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से राज्य सरकारों की हालत खराब हो चुकी है, उनके खजाने खाली हो चुके हैं और इस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने बजट के पैसों को पहले विज्ञापनों में खर्च कर दिया और अब मदद मांग रही है, तो वहीं कभी आप पार्टी का हिस्सा रहे कुमार विश्वास ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। कुमार विश्वास ने कहा, लाखों करोड़ की चुनावी रेवड़ियां, टैक्स पेयर्स के हजारों करोड़ अखबारों में 4-4 पेज के विज्ञापन और चैनलों पर हर 10 मिनट में चेहरा दिखाने पर खर्च करके पूरी दिल्ली को मौत का कुआं बनाकर
अब स्वराज शिरोमणि कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों को सैलरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो करोड़ों रुपए विज्ञापनों में क्यों फूंक रहे हो? परसों हर चैनल में 14 मिनट का केजरीवाल का विज्ञापन था। एक दिन में 25 करोड़ रुपए फूके। हर रोज सिर्फ अखबारों में 2 से 3 करोड़ के विज्ञापन, टीवी पर रोजाना 4 से 5 करोड़ रुपए के विज्ञापन। पैसे नहीं हैं तो ये बर्बादी क्यों? तो कुल मिलाकर अब विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है और केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। कोरोना वायरस का संकट जारी है और संक्रमण के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म हो गया। देश में तकरीबन 68 दिनों तक लॉकडाउन रहा और अब सरकार सिलसिलेवार ढंग से लॉकडाउन में ढील देने जा रही है और इस लॉकडाउन में केंद्र ने अनलॉक 1 की गाइडलाइंस को जारी किया। तो कई राज्यों ने अपने अपने सूबे के नियम बताए कि अनलॉक 1 को किस तरह से लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के अगले चरण, जिसे केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 का नाम दिया है, इसे लागू करने के लिए राज्यों ने अपनी अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। कई राज्यों ने जहां केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस को पूरी तरह से लागू करने का मन बनाया, तो वहीं कई राज्य अपनी तरफ से कुछ उपाय करने के पक्ष में हैं। कहां क्या क्या खुलेगा, कौन से राज्य में अनलॉक 1 का मतलब क्या है, कहां क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इसे लेकर कई राज्यों ने अपनी गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। यूपी में डीएम लेंगे बॉर्डर खोलने का फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 1 की एडवाइजरी को जारी कर दिया। इस एडवाइजरी के तहत अब उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो वहीं अनलॉक 1 के पहले फेज में 8 जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की परमिशन दी गई है। प्रदेश में अब बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे और इसके साथ ही सैलून और ब्यूटी पार्लर खोले जा सकेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों के लिए आदेश है कि अब 100% अटेंडेंस होगी, लेकिन 3 पालियों में कार्यालय खुलेंगे। पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी। तो वहीं गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर खोलने का फैसला जिलों के डीएम लेंगे। राजस्थान में खुलेंगे पर्यटन स्थल। राजस्थान की बात करें तो राज्य सरकार ने अपनी गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। अब राज्य में 1 जून से सभी पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। पहले सप्ताह तक टूरिस्ट मुफ्त में पर्यटन स्थल जा सकेंगे। तीसरे सप्ताह में आधा पैसा देकर पर्यटन स्थल पर जा सकेंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक चौथे सप्ताह से पर्यटन स्थल का पूरा शुल्क देना होगा। चिड़ियाघर और रणथंबोर टाइगर रिजर्व पार्क खोल दिया गया है, लेकिन नाइट टूरिज्म और लाइट साउंड शो बंद रहेंगे। पंजाब में खाद्य विभाग को राशन किट में मास्क भी शामिल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया। खाद्य विभाग को राशन किट में मास्क शामिल करने को कहा। पंजाब सरकार कुछ और भी छूट दे सकती है और ट्रेसिंग और ट्रैकिंग के लिए होम सर्विलांस एंड कोविड फुट सोल्जर ऐप लॉन्च करेगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन किया जाएगा। एमपी सरकार ने पहले दिए थे संकेत।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र की गाइडलाइंस जारी होने के पहले ही संकेत दिए थे कि वो राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गाइडलाइंस पर कहा कि अभी शुरुआती दौर है, एक दिन के बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि अनलॉक 1 में कौन राज्य कितनी रियायत देगा और कोरोना की लड़ाई को किस ढंग से लड़ेगा। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन में दी थोड़ी राहत। गुजरात सरकार ने भी सोमवार से लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी है। सोमवार से राज्य में बसें शुरू हो जाएंगी। सरकारी दफ्तरों को पूरी क्षमता के साथ खोला जाएगा। गुजरात में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सभी दुकानें 7 बजे तक खुली रहेंगी और इसके अलावा गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें सभी जिले में चलेंगी। सभी सरकारी ऑफिस सोमवार से खुल जाएंगे। हालांकि नई गाइडलाइंस के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल केंद्र के नियमों के आधार पर खुलेंगे। 30 जून तक नई गाइडलाइंस। केंद्र की ओर से जारी लॉकडाउन 5 में कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी की गई है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन दी गई है और 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं देश भर में यात्रा सेवाओं को एक बार फिर से धीरे धीरे शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लॉकडाउन के बाद हालात को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार अनलॉक 1 में रेल सेवाओं को चालू कर रही है और इसको लेकर रेलवे की ओर से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। उनहत्तर दिनों बाद स्टेशनों में फिर सुनाई देगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ट्रेनों के प्लेटफॉर्म पर लगते ही एक बार फिर यात्रीगण कृपया ध्यान दें सुनाई देगा। जंक्शन पर ट्रेनों के ठहराव और मुसाफिरों को लेकर तैयारियां पूरी है। रेलवे 1 जून से 200 नई स्पेशल ट्रेनों को संचालन करने जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यात्रियों से एहतियात बरतने को कहा गया है। रेलवे के ये नियम जानना बेहद जरूरी। रेलवे के मुताबिक इन 200 ट्रेनों के लिए आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा रेलवे स्टेशन के काउंटर, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, आधिकारिक एजेंट, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और कॉमन सर्विस सेंटर से भी टिकट को बुक करवाया जा सकता है। इन विशेष ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। इनमें 12 मई से राजधानी ट्रेन के मार्ग पर संचालित 15 जोड़ी ट्रेनें और 1 जून से चलने जा रही 100 जोड़ी नई ट्रेनें शामिल हैं। यात्रा के दौरान फेस कवर, मास्क पहनना अनिवार्य। यात्रियों को प्रवेश के दौरान और यात्रा के दौरान फेस कवर, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जो वहां के राज्य केंद्र शासित प्रदेश की ओर से बनाए गए हैं। स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। बीमार लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यात्री स्टेशन और ट्रेनों दोनों पर सोशल डिस्टेंस बनाए रखना होगा। केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश की अनुमति होगी। सभी यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना चाहिए। नहीं बदलेगा तत्काल कोटा आवंटन का नियम।
यात्री 1 जून से यात्रा के लिए तत्काल टिकट और करंट बुकिंग जैसी सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यानी यात्री 1 जून को सफर के लिए 31 मई को तत्काल टिकट बनवा पाएंगे। यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को कोई अनारक्षित टिकट जारी नहीं किया जाएगा और ना ही कोई अन्य टिकट जारी किया जाएगा। यानी टिकट चेक करने वाले अधिकारी को यात्रा के दौरान टिकट देने का अधिकार नहीं होगा। सभी यात्रियों को मिलेगी सीट। इन 200 स्पेशल ट्रेनों का किराया सामान्य होगा और आरक्षित होने के कारण सामान्य कोच के लिए सेकंड सीटिंग का किराया लिया जाएगा और सभी यात्रियों को सीट उपलब्ध कराई जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात से तबाही मचने के 10 दिन के बाद मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के लिए चेतावनी जारी की है। अरब सागर में अगले 48 घंटों में बनने वाले कम दबाव एरिया के चलते दोनों तटीय राज्य में 3 जून तक तूफान के दस्तक देने की संभावना है। एक रिपोर्ट देखिए। अम्फान के बाद अब एक और तूफान। सावधान गुजरात और महाराष्ट्र। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। अरब सागर में बन रहा लो प्रेशर एरिया 3 जून को दोनों राज्यों के तटों से टकरा सकता है तूफान। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर के लिए दोहरे दबाव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा जो 3 जून तक गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र के तटों की ओर बढ़ेगा। IMD के मुताबिक अरब सागर के ऊपर 2 तूफान बन रहे हैं, जिसमें से एक अफ्रीकी तट से लगे समुद्र क्षेत्र से ऊपर है, वो ओमान और यमन की ओर बढ़ सकता है, जबकि दूसरा भारत के करीब है। इसके अगले 12 घंटों में और अधिक गहरे डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर अगले 24 घंटों के दौरान एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। इसके बाद इसके तीव्र होने की संभावना है, जो 3 जून तक गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र तटों की ओर उत्तर पश्चिमोत्तर की तरफ बढ़ेगा। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि अरब सागर के ऊपर संभावित निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव के कारण स्थितियां 1 जून से केरल के ऊपर मानसून की शुरुआत के लिए अनुकूल होगी। IMD के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण अरब सागर, मालदीव, कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व घाटी के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि केरल में मानसून की शुरुआत अभी नहीं हुई है। हालांकि 1 जून को केरल में मानसून की शुरुआत होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दक्षिण पूर्वी और उससे सटे मध्य पूर्वी अरब सागर पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है, जो अगले 48 घंटों में डिप्रेशन बन सकता है। इसकी वजह से दक्षिण मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। माना जा रहा है कि जब ये तूफान तट से टकराएगा तो उस वक्त हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तूफान की आशंका के चलते मछुआरों को समंदर किनारे ना जाने की सलाह दी गई। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान का केंद्र ओमान के पास है, लेकिन इसका असर महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में होने की संभावना है। आपको बता दें, अरब सागर में तूफान की जानकारी ऐसे समय में सामने आई
जब हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण बंगाल के 4 जिलों में भारी तबाही हुई। बंगाल के खाड़ी से उठे तूफान में 86 लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। बहरहाल अब देखना होगा दोनों राज्यों की सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज।